शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? हाउ टू सेव इनकम टैक्स इन इंडिया विथ नो इन्वेस्टमेंट। ये हम 8 पॉइंट में कवर करेंगे कि 8 तरीके से आप अपने कितने इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। आप जानते हैं इंडिया में कितने हैं, आपका अगर 5 लाख से नीचे आपका इनकम नेट इनकम है तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपके अगर 8 लाख भी अगर इनकम है तो उससे कितने हम 5 लाख के नीचे कैसे लाएं, ये 8 पॉइंट में हम समझते हैं। पहला हम लोग लेते हैं हाउस रूम अलाउंस, HRA जिसे हम कहते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन या बिजनेस पर्सन हैं या कहते हैं आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, उस पर आपको कहते हैं HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कुछ परसेंट आपके बेसिक का। तो उस हिसाब से आपको मैं कितने टोटली बताऊंगा किस तरीके से आप अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप सैलरी पर्सन है तो उसके लिए क्लॉज आपका कहते हैं सेक्शन 10 के 30A में आपका ये लिखा हुआ है कि आप जो HRA पे करेंगे, जो रेंट पे करेंगे, वो कहते हैं 3 पॉइंट में आएंगे। वो क्या है? एक्चुअल HRA, या कहते हैं अब 50% ऑफ योर बेसिक या आप अगर मेट्रो में रह रहे हैं या आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 40% ऑफ बेसिक। तीसरा क्या है? आपका रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक। ये तीनों में जो कम आएंगे उसको आपको पे करना है और उससे कितने जो मंथली रहेंगे उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपको जो ईयरली आएगा उतना टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपये है। ओके, आपकी बेसिक 20,000 है, आपका हाउस रूम जो आपका अलाउंस है वो 15,000 है, आपका जो रेंट है वो 12,000 है। इसको बेसिकली हम समझते हैं, जो पहला क्या था आपका एक्चुअल HRA यहाँ पे क्या है 15,000 रुपये, और आपका दूसरा क्या था 50% ऑफ बेसिक। मीन्स अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं मतलब 50% 20,000 का कितना हुआ आपका 10,000 रुपये। तीसरा क्या था? रेंट जो आपका 15,000 था माइनस 10% ऑफ बेसिक कितना 20,000, तो ये आपका आ गया 2,000। 15,000 माइनस 2,000 ये 13,000 रुपये आया। तीनों में कौन सा कम है? 50% ऑफ बेसिक, ये आपका 10,000 रुपये है। आप मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं अपने अगर सैलरी पर्सन है तो हिसाब से 12 मंथ में 1,20,000 रुपये आप अपने रेंट के लिए निकाल रहे हैं। मतलब कि आप 1,20,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नॉन सैलरी पर्सन हैं तो उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर आप कहते हैं अपने पेरेंट्स के रूम पे घर पे रह रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी पर्सन भी, पर अपना कहते हैं वो अपने एक रूम नहीं लिया, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो आप अपने जो रेंटल है आपका जो 15,000 रुपये है या 10,000 रुपये है वो आप अपने फैमिली को, अपने मदर को या फादर को पे कर सकते हैं। और अगर आप मदर को पे करते हैं तो आपका क्या रहेगा, आप अपने मदर की ITR भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि आप हर मंथ उनका कहते हैं टोटल उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं रेंट के तौर पे, तो यहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा है? नॉन सैलरी पर्सन। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या प्राइवेट जॉब में या कहते हैं आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, पर्सनल कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपको भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। ये आपका सेक्शन 80GG के अंदर मिलता है। ये क्या रहता है? आप अगर नॉन सैलरी पर्सन है तो आपको जो HRA देना पड़ता है, होम रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें क्या रहता है? आपका पहला क्या था 25% ऑफ योर इनकम, ये पहला था। दूसरा क्या है? आपका जो रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक दूसरा है। तीसरा क्या है? 5,000 पर मंथ, ये फिक्स रहता है। जब ये तीनों में से हम जब मिनिमम कंपेयर करते हैं ये 5,000 पर मंथ बहुत कम आता है, ये हम लेंगे। अगर इसे 12 मंथ के लिए कहते हैं आप पे करते हैं 1 साल के लिए तो ये आ जाता है 60,000 रुपये। पर जब हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन का जब कैलकुलेट करेंगे लास्ट में तो हम लोग 1,20,000 ही लेके चलेंगे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से। अब हमारा दूसरा क्या आ जाता है? EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। आप अगर कहते हैं सैलरी पर्सन जॉब गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं भी हैं तो आपका EPF कटता है। वो EPF कितना रहता है? आपका 12% ऑफ द बेसिक रहता है। आप या कहते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका बेसिक प्लस DA भी इसमें ऐड हो जाता है 12% में। आप इसे किस सेक्शन के अंदर दिया जाता है? इस सेक्शन 80C के अंदर लिया जाता है। आप जानते हैं सेक्शन 80C के अंदर टोटल आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, इतना आप क्लेम कर सकते हैं। तो EPF आप मान लीजिए आपको मैंने बताया था आपके 20,000 रुपये बेसिक है तो 12% ऑफ योर 20,000 वो क्या हो जाता है? 2,400 रुपये हो जाती है। अगर वो 12 मंथ के लिए आप पे कर सकते हैं तो 28,800 रुपये आपका कहते हैं आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं EPF के थ्रू। इसके बाद हम जानते हैं अपनी तीसरी पॉइंट, वो क्या है? ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में आप अपना एजुकेशन नहीं कहते हैं स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर अपने बच्चे का कहते हैं ट्यूशन फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसमें टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
बेसिकली आप अपना ट्यूशन फीस इसमें ले सकते हैं। अगर कहते हैं आपको बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो इसमें आप या प्ले स्कूल में है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, पर 2 बच्चों का ही आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अगर आपकी वाइफ भी कितने वर्किंग पर्सन है तो दोनों मिलकर 4 बच्चों का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये भी सेक्शन 80C के ही क्लॉज में आता है। इसमें आपको 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, उसमें आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 5,000 रुपये आप अपने बच्चे का एक मंथ का ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, उस हिसाब से 12 महीने के हिसाब से आप 60,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन ट्यूशन फीस के थ्रू आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अपना चौथा पॉइंट वो क्या है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आपको पता नहीं रहता, आप जब होम लोन लेते हैं उस पर 7% का स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज आप क्लेम टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, तो उसमें 7% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज आप लेते हैं, तो 7% इंटू 50 लाख वो 3.5 लाख रुपए आते हैं। आप जानते हैं सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि वो 3.5 लाख रुपए आप 1.5 लाख रुपए आप एक ही साथ में आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर दिए। पर अगर आपने वो फाइनेंशियल ईयर में कितने वो मकान नहीं लिया है, आपने उस समय कितने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं लिया है, तो आप टैक्स डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अपना 5वां पॉइंट, वो क्या है, होम लोन। होम लोन भी सेक्शन 80C के तहत ही आपको कवर होता है। इसमें जो आपके कहते हैं सेक्शन 80C आप जो एक आते हैं, कौन सा है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट, ये आपके सेक्शन 80C के तहत आता है। इसमें आपको क्या रहता है, आप जो कितने पेमेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल, वो कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रीपेमेंट, ये आप कितने जो इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं उसका भी टोटल कैलकुलेट किया जाता है। ये सेक्शन 24 के तहत आता है। और ये मैक्सिमम आपको कितना रहना चाहिए, 2 लाख पर लिमिट, इसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। अगर आप कहते हैं, अगर जो मैंने पहले बताया था आपका होम लोन HRA, अगर कहते हैं आपने अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाया, होम लोन लिया, आपने खुद की प्रॉपर्टी लिया है, उसके थ्रू आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो आप HRA के थ्रू आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ही क्लेम करना पड़ेगा, या वो कर सकते हैं या ये अपना अपना होम लोन के लिए जो प्रॉपर्टी लिया है उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल कुछ समझाता हूँ। मान लीजिए कितने हैं आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक ना, अपने पेरेंट्स के साथ, पर आपकी प्रॉपर्टी बेंगलोर में भी है। आप चाहे आप दिल्ली में तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कितने हैं आप पे कर दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो इस हिसाब से 1,20,000 रुपये सालाना आप पे कर रहे हैं। जो यहाँ पे है चेन्नई में प्रॉपर्टी है, उस पर कहते हैं आप उसको रेंट पे चढ़ा दिए हैं। तो रेंट पे चढ़ाने का क्या मतलब है, आप मान लीजिए 10,000 रुपये उसे रेंट से थ्रू पा रहे हैं, तो आप टोटली कितना कम साल में ले रहे हैं, 1,20,000 रुपये, ये आपका रेंटल इनकम है। अब उस जो बेंगलोर में आपकी प्रॉपर्टी है उसे खरीदने के लिए आपने कुछ होम लोन लिया था, अब उसमें मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आप कितना ले रहे हैं, आप मान लीजिए 70,000 रुपये का पड़ रहा है। और दूसरा क्या है आपका कितने इंटरेस्ट रीपेमेंट, इसमें आप कितना पड़ रहा है, 1.5 लाख रुपये आपका पड़ रहा है। उस हिसाब से आप टोटल कितना टैक्स क्लेम कर सकते हैं अपना बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी के लिए, वो भी हम जानते हैं। आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं और बेंगलोर की भी प्रॉपर्टी आपकी है, तो आप दोनों तरफ आपको कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसे हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। चलिए लेते हैं अपना 6वां पॉइंट, वो क्या, एजुकेशन लोन। जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट पे आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। इसे मैं समझाता हूँ। आप अगर कहते हैं अपने लिए जो इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट आएंगे टोटल ईयर के, उसको आपको पे करना रहेगा, उसमें टैक्स डिडक्शन आप अपने इनकम टैक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। और मैक्सिमम 8 साल के आपको मिलते हैं ये टोटल एजुकेशन लोन को वापस करने के लिए, अपना टोटल डिडक्शन लेने के लिए। आप इसमें अपना कितना एजुकेशन लोन कहते हैं कवर कर सकते हैं, अपने बच्चे का कर सकते हैं, अपनी वाइफ का कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। मीन्स आप इसमें जैसे उसमें लिमिट थी आपके 1.5 लाख रुपए की, एक में लिमिट थी 2 लाख रुपए की, पर इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आपका इंटरेस्ट रहेगा उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कितने हैं आपने कितने हैं MBA किया, MBA के लिए आपने कितने हैं लोन लिया जिसका इंटरेस्ट आया है 50,000 रुपये। वो 50,000 रुपये किस तरीके से कितने आपको ऐड करना है आपके टोटली इनकम में, और डिडक्शन आपको क्लेम करना है, टैक्स डिडक्शन क्लेम, वो मैं अगली जो हमारा एजुकेशन लोन था वो सेक्शन 80E के तहत कवर होता है। अब हम लेते हैं अपना 7वां पॉइंट, वो क्या है आपका डोनेशन।
अगर आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या कहते हैं एनजीओ में डोनेट करते हैं तो वहाँ पे भी आप अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर किसी प्रिस्क्राइब्ड फंड पे ही आपको डोनेट करना रहेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी एनजीओ या कहते हैं किसी भी कहते हैं रिलीफ फंड में आप जाकर अपना डोनेट कर दिए। बेसिकली आप इसमें 100% भी क्लेम कर सकते हैं, 50% भी क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन कौन से एनजीओ में आपने अपना फंड डाला है। और बेसिकली ये आपका जो सैलरी परसेंट होते हैं मैक्सिमम वो 10% ऑफ योर इनकम आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं अपना 8वां पॉइंट, वो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। जब आप कहते हैं जो डिपेंडेंट हो या आप कभी बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए भी खर्चे कवर होते हैं। वो हम सेक्शन पहला हम जो डिपेंडेंट रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो आपके जैसे वाइफ हो गए या आपके चिल्ड्रेन हो गए, उनका कहते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट आएगा वो सेक्शन 80 DD के अंदर कवर होता है। उसके तहत आपको कहते हैं जो टैक्स क्लेम करेंगे डिडक्शन के लिए, वो आपको कहते हैं फैमिली वाले का ओवर 40% ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए फॉर डिपेंडेंट। मीन्स अगर बीमारी आपके 40% से एबव रहेगी तभी आप पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो डिसेबिलिटी है 40 से 80% है तो उसमें आप 75,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर वो 80% से एबव है आपका तो आप 1,25,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। दूसरा आपके सेल्फ के लिए आता है, मगर आप कहीं बीमार पड़ गए तो उसके लिए सेक्शन 80U के अंदर आप इसे कवर कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर 40% से एबव आपकी डिसेबिलिटी रही तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर 40 से 80% रही तो आप 75,000 रुपये आपका कहते हैं डिडक्शन क्लेम करेंगे। अगर वो 80% से एबव रही तो सेम 1,25,000 रुपये आप क्लेम करेंगे। एक और सेक्शन है जिसके थ्रू आप कहते हैं टोटली अपना कॉस्ट कवर कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो कौन सा है, सेक्शन 80 DD-B। इसके तहत लगभग कोई भी आपको बीमारी हो, जैसे कहते हैं आपको कोई क्रोनिक डिजीज आप मान लीजिए जो 3 महीने से एबव रहती है, जैसे कैंसर हो गया, एड हो गया, तो इसके तहत भी आपको टोटल कॉस्ट कवर हो जाती है। इसमें कहते हैं आपका 40% 80% नहीं है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर कवर होगी। पर आपने अपना कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम करवा के रखा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, उसमें जो आपको प्रीमियम मिलता है वो आप वहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ पे आपको डिडक्शन टैक्स डिडक्शन में मिलेगा। आपको बेसिकली जो पहला पेमेंट मिलता है वो 40,000 रुपये मिलता है। आप इसमें 40,000 तक का कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है 60,000 तक का बेसिकली। तो इस तरीके से आप जैसे कहते हैं क्रोनिक डिजीज आपके हो गई, कहते हैं कैंसर, एड जो मैंने आपको बताया, इसके लिए आप कहते हैं सेक्शन 80 DD-B के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। हमने जितने पैरामीटर आपको बताए उस तरीके से आपका 5 लाख से वो नीचे आता है कि नहीं, उस तरीके से हम जानते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। मान लीजिए आपका रेंटल इनकम आपने जो बताया, जो बेंगलोर में आपकी प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपये की आप आ रही है सालाना, उसमें मेंटेनेंस कितने 30% आप डिडक्ट कर लीजिए। मीन्स 30% का रिबेट आप पा सकते हैं। मतलब 30% कितना हो गया 1,20,000 का 36,000 रुपये। तो इंटरेस्ट आप कितना पे किए, जो इंटरेस्ट पेड था जो मैंने लिखा था उस समय 1.5 लाख रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए 1.5 लाख रुपये क्लेम किए तो ये तीनों के बाद आपकी जो आती है टोटल प्लस माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, -66,000 रुपये। अब हम सेक्शन 80C के तहत जो आपका 1.5 लाख रुपये का क्लेम था, अब उसके बारे में जानते हैं। EPF के थ्रू आपको कितना 28,800 रुपये आ रहे थे। सेकंड पॉइंट में ट्यूशन फीस पे आपने 60,000 रुपये किए थे, 5,000 रुपये महीने थे, 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपये। होम लोन प्रिंसिपल कितना था जो मैंने बताया था 70,000 रुपये का। और 80C के डिडक्शन के हिसाब से टोटल जब ऐड करेंगे 28,800, 6, 60,000, 70,000 तो 1,58,800 रुपये है। पर अब जानते हैं सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये का ही डिडक्शन पा सकते हैं। तो आपको 1,58,800 रुपये का डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल 1,50,000 लाख रुपये का ही डिडक्शन मिलेगा। अब चलते हैं अपना सैलरी की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था आपकी सैलरी क्या है, मंथली 60,000 रुपये। उस तरह की सालाना आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 7,20,000 रुपये। आपका रेंटल इनकम जो बेंगलोर की प्रॉपर्टी थी उससे कितना आ रहा था, 1,20,000 रुपये। तो टोटल आप जब इसे ऐड करेंगे तो 8,40,000 रुपये आएगा। और जो हमने प्रीवियस देखा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आ रही थी -66,000 रुपये, इसे टोटल ऐड करेंगे, 2 को प्लस 1 माइनस करेंगे तो 6,54,000 रुपये आपका टोटल आ रहा है। अभी 6,54,000 आया है। अब इसमें जो HRA डिडक्शन था, जो आप हाउस अपने लोन आपका जो HRA लिया था मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, उस पर आपको मैंने बताया था कि आपको 1,20,000 रुपये आप लेकर चलिए। तो उसके हिसाब से आप इसे डिडक्ट करेंगे 6,94,000 से 1,20,000 रुपये, तो 5,34,000 रुपये आपका इनकम पोस्ट HRA रहेगा। मतलब कि HRA निकालने के बाद
5,34,000 रुपये। अब 80C के तहत डिडक्शन आप लेंगे कितना, 1.5 लाख रुपए, और 80E के तहत आप जो डिडक्शन लेंगे -50,000 रुपये, जो आपको एजुकेशन लोन था उसके तहत मैं डिडक्शन ले रहा हूँ। तो नेट टैक्सेबल आपको कितना पे करना पड़ेगा, आप जब 5,34,000 में से 1.5 लाख और कितने 50,000 रुपये निकालेंगे तो आपका बचेगा 3,34,000 रुपये। ये आपका नेट टैक्सेबल इनकम है। मीन्स जो आपका 8,40,000 रुपये था वो घट के कितना आ गया, 3,34,000 रुपये। और आप जानते हैं 5 लाख के नीचे आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो 3,34,000 रुपये पे आप 0 टैक्स पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स क्लेम कर सकते हैं और आगे पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही।